आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे एक रिक्शे वाले का बेटा डॉक्टर बन गया, एक मजदूर का बेटा वकील बन गया। और आपने ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि एक इंसान था जो बहुत पैसे कमाता था, बहुत पैसे थे उसके पास, लेकिन आज वो रोड के ऊपर है, आज वो गरीबी की ज़िंदगी जी रहा है। तो ये दोनों तरह के एग्जाम्पल आपने खूब देखे होंगे अपने आस-पास। लेकिन एक एग्जाम्पल और है कि एक गरीब इंसान है, वो गरीब रह जाता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में जीता है, उसकी आगे आने वाली पीढ़ी भी गरीबी की ज़िंदगी जी रही है, उसकी जो पीढ़ी जा चुकी है, वो भी गरीबी की ज़िंदगी जी चुकी है। जो इस तरह के एग्ज़ाम्पल है ना, वो इस देश में बहुत मिल जाएँगे आपको। लेकिन जो 2 एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताए थे पहले वाले, वो क्या होते हैं कि उनमें कंटेंट होता है कि एक गरीब आदमी अमीर बन गया, एक अमीर आदमी गरीब बन गया। इसमें क्या है कि कंटेंट मिल जाता है न्यूज़ वालों को, और न्यूज़ वाले इन कंटेंट की वजह से इनको दिखाते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि इस तरह के लोग खूब हैं इस दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग वो हैं जो गरीब हैं और गरीब ही मर जाते हैं। लेकिन गरीब गरीब रहता है, इसमें कोई कंटेंट नहीं है। इस वजह से जो न्यूज़ वाले हैं, वो इस तरह की न्यूज़ आपको नहीं दिखाते हैं, जबकि इस तरह के लोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि एक गरीब आदमी गरीब क्यों रह जाता है? वो क्या गलतियाँ करता है कि वो गरीब ही मर जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक गरीब आदमी गरीब कैसे रह जाता है? आखिर वो ऐसी कौन-सी गलतियाँ कर रहा है, जिसकी वजह से वो परमानेंटली गरीब ही बना रहता है? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक गरीब आदमी क्यों गरीब रह जाता है। एक मेरा दोस्त था, वो काफ़ी गरीब था। अब उसको गरीब बोल के मैं उसका कोई मज़ाक नहीं बना रहा, मैं केवल बस एक एग्ज़ाम्पल देके आपको बता रहा हूँ कि एक गरीब इंसान होता है, वो किस तरह से जीता है, क्या-क्या उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से वो उनको फेस करता है, किस तरह से वो अपनी पूरी लाइफ़ को जीता है, किस तरह से वो जो कमाता है, उन पैसों को खर्च करता है। केवल ये बताने के लिए मैंने उसका सहारा लिया है। तो एक दिन मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार तुम लोग इतनी मेहनत करते हो, पूरा परिवार तुम्हारा इतनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी यार तुम आज भी गरीब हो। तुम्हारे आस-पड़ोस के लोग जो तुम्हारे ही लेवल के थे, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन तुम आज भी यहीं पर हो। आखिर ऐसा क्या है कि तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? जैसे ही मैंने अपने दोस्त से ये सवाल पूछा, वो मेरी शक्ल देखने लग गया कि क्या पूछ लिया मैंने। और एक बार तो मुझे लगा कि शायद मैंने इसको गलत सवाल पूछ लिया, शायद मैंने इसकी इंसल्ट कर दी, मैंने इसको हर्ट कर दिया। लेकिन फिर भी वो मेरी बात का बुरा नहीं माना और उसने मुझे अपनी गरीबी की वजह बताई, और उसने मुझे बहुत सारे कारण बताए कि वो आज भी गरीब क्यों है। अब उसने जो कारण बताए, वो एक कॉमन कारण हैं जो शायद आपके भी हो सकते हैं। अब उसने मुझे कारण बताए कि यार मेरी बहन थी, उसकी मुझे शादी करनी थी, उसकी शादी जब करी तो 10 लाख रुपए का मुझे लोन लेना पड़ा। अब आज 10 लाख रुपए का लोन का मैं ब्याज चुका रहा हूँ, तो मैं जो भी कमाता हूँ उसका आधा पैसा तो ब्याज में ही चला जाता है। अब जो पैसा बचता है उसे बिजली का बिल देता हूँ, घर का दूध का पैसा देता हूँ, बच्चों की फ़ीस वग़ैरह चली जाती है, दवाइयों में पैसा लग जाता है। जो भी पैसा मैं कमाता हूँ वो खर्च हो जाता है, और कभी-कभार कोई फ़ंक्शन आ जाते हैं, मेरा बच्चा कभी-कभी ज़िद करने लग जाता है आस-पड़ोस के बच्चों को बर्थडे मनाते हुए देखकर, तो उसको फिर खुश करने के लिए मुझे उसका बर्थडे भी मनाना पड़ता है। कभी-कभी बीवी डिमांड करने लग जाती है कि मुझे ये चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनकी वजह से हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। अब दोस्तों उसने जो कारण मुझे बताए, वो जेन्युइन कारण थे। वाक़ई में ऐसा होता है, तो आपके साथ भी शायद ऐसा होता होगा कि आपके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, आए दिन खर्चे आते रहते हैं। कभी बहन के घर पे जाना है तो उसके घर पे जाएँगे, तो कुछ ना कुछ उसको दे के ही आएँगे, उसके ऊपर 2 रुपए खर्च ही करके आएँगे। तो आस-पड़ोस के बच्चे जो बर्थडे मनाते हैं, तो उनको देखकर फिर हमारे बच्चे भी ज़िद करने लग जाते हैं, उनको भी बर्थडे मनाना पड़ता है। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मजबूरी में करनी पड़ती हैं। अब मजबूरी में करते हैं, हमारे पास पैसा होता नहीं है, तो फिर हमें कर्ज़ा लेना पड़ता है और कर्ज़ा लेके हम उन चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं। अब ये जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो तो है, उसको कौन मना कर सकता है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट बताऊँगा, जितनी भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम इन तीनों पॉइंट में इंक्लूड हो जाएगी। चाहे आपका कोई-सा भी खर्चा हो, चाहे आप फिज़ूल खर्ची करते हो, या जो जेन्युइन खर्चे हैं वो हो,
या फिर किसी भी तरह का कोई भी मजबूरीवश खर्चा करना पड़ रहा है वो हो, वो सब कुछ इन तीनों पॉइंट में आ जाएगा कि आप आखिर गरीब क्यों हो। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नो सेविंग। अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना आपके लाइफ में कि बच्चा जिद करने लग जाता है, उसका बर्थडे मनाना पड़ता है, या हमारे माँ बाप या हम इतने कर्जे में हैं कि आज हम उसका ब्याज ही चुका रहे हैं, तो हमारी जो तनख्वाह है वो ब्याज में चली जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है ना, ये प्रॉब्लम आपकी वजह से ही क्रिएट हुई है। अब ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है वो क्यों क्रिएट हुई है? तो देखो सबसे पहली बात कि आपके ऊपर कर्जा है और आपका जो आधा पैसा है, मतलब आप जैसे मान लो 30,000 रुपये कमा रहे हो और आपका जो 15,000 रुपये है वो केवल ब्याज को चुकाने में जा रहा है। अब ब्याज को चुकाने में, केवल और केवल ब्याज को चुकाने में, जो मूल रकम है वो वैसे की वैसे ही है। तो जैसे आपने शादी में 7.5 लाख रुपए का लोन ले लिया 2 रुपये सैकड़े के ऊपर, तो 15,000 रुपये तो ब्याज के हो गए आपके। तो 15,000 रुपये तो आप ब्याज के दे ही रहे हो, ठीक है। अब 7.5 लाख रुपए हैं वो भी आपको ही चुकाने हैं, वो कोई दूसरा तो आएगा नहीं चुकाने के लिए। तो बाकी जो 15,000 रुपये आपके बच रहे हैं 30,000 रुपये की तनख्वाह में से, उस 15,000 में भी आप 10-5 हज़ार रुपये कुछ ना कुछ आप उस पैसे में देते रहते हो ताकि वो थोड़ा कम होता जाए। अब बात आती है कि यार आपको लोन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसकी वजह क्या थी? क्या कारण थे कि आपको लोन लेना पड़ा? तो उसकी शुरुआत शुरू से ही हो जाती है। मतलब आज आप गरीब हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शुरुआत आज से हुई है। वो शुरुआत काफ़ी पहले से हो चुकी है। आपकी जो पिछली पीढ़ी थी, आपके जो माँ-बाप थे, वहाँ से वो शुरुआत हो चुकी है और वहाँ से शुरुआत होती आप तक पहुँच रही है। यदि आप आज के समय में सही डिसीज़न नहीं लोगे, तो फिर आपकी आने वाली जो जनरेशन है, वो भी शायद गरीबी में जी सकती है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? तो देखो, आपने 7.5 लाख रुपए का लोन लिया शादी के लिए। अब आपने लोन क्यों लिया? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए लोन लिया। तो अब मैं पूछूँ आपके पास पैसे क्यों नहीं थे? तो आप बोलोगे कि कभी पैसे जोड़े ही नहीं, जो आए वो खर्च करते रहिए। तो हम शुरुआत से बात करते हैं कि जैसे एक परिवार है जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है। उसमें एक इंसान रहता है, वो 30,000 रुपए महीने के कमाता है और अपने पूरे परिवार का पेट पालता है। अब 30,000 रुपए कमा रहा है तो उसको बहुत खुशी होती है, उसके पास 30,000 रुपए से वो सब कुछ कर देता है। क्योंकि उसको कोई कर्जा या कोई ब्याज तो चुकाना नहीं है, उसके पास जो भी पैसे आते हैं वो सेफ के सेफ रहते हैं। तो वो उन पैसों को क्या करता है कि जोड़ता नहीं है, नो सेविंग। मतलब 30,000 कमाए, उन 30,000 को उसने खर्च कर दिए। बच्चे का बर्थडे आ गया तो बहुत धूमधाम से उसने बर्थडे मनाया। बीवी है तो उसको साड़ियाँ दिला दी, उसको ज्वेलरी वगैरह दिला दी, कभी घूमने निकल गए, बाइक ले ली, गाड़ी ले ली। तो अपनी जो कमाई थी 30,000 रुपये की, उसने इस तरह से उड़ानी चालू कर दी। अब उसने उड़ानी चालू क्यों कर दी? क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी है, खा पी के मस्त रहो, जियो। किसने देखा है कल क्या होगा? कल की चिंता क्यों कर रहे हो? आज में जियो, मज़े करो। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा बोलते हुए सुना है। एक समय था जब मैं भी यही वर्ड बोलता था कि खा पी के मज़े करो, मस्त रहो। और ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड ही आपको गरीबी की ओर ले जाते हैं। अब वो इंसान 30,000 रुपये कमा रहा था और 30,000 रुपये कमाते-कमाते वो 1 रुपया भी जोड़ नहीं रहा था। 30,000 रुपये की तनख्वाह में वो 1,000 रुपये भी नहीं जोड़ रहा था कि मुझे आने वाले भविष्य में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं कहाँ से लाऊँगा? 10 साल तक, 20 साल तक ऐसे ही 30-30 हज़ार रुपये कमा रहा था और उनको खर्च करता जा रहा था। उसने 1 रुपया भी नहीं जोड़ा। 20 साल बाद में जब उसके बच्चे की शादी आती है और उसमें उसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है शादी करने के लिए, तो उसके पास एक भी पैसा नहीं होता है। अब उसको कोई पूछे कि ये 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा शादी करने के लिए? अरे यार, वो इंसान है ना, 2 रुपए सैकड़े के ऊपर ब्याज पे पैसे देता है, उससे ले आऊँगा 10 लाख रुपए, चुका देंगे धीरे-धीरे कमा-कमा के, चुक जाएँगे। ऐसा वो सोचता है और वो करता भी है ऐसा। जैसे ही शादी आती है बच्चे की, वो 10 लाख रुपए का लोन ले लेता है। और 10 लाख रुपए का लोन ले लिया तो 10 लाख का ब्याज कितना हो गया? 20,000 रुपए। अब उसकी जो 30,000 रुपए की तनख्वाह है, मान लो 30 की जगह उसकी तनख्वाह 40,000 रुपए हो गई। तो 40,000 रुपए की तनख्वाह में से उसके 20,000 रुपए तो केवल ब्याज-व्याज के जा रहे हैं। अब बचे 20,000 रुपए। अब 20,000 में से उसको मूल रकम भी चुकानी है, तो थोड़ी-थोड़ी वो मूल रकम भी चुकाता है, 5 या 10,000 रुपए। बाकी के 10,000 रुपए में उसको अपना घर चलाना है। अब सोचो आप कि जो इंसान 30,000 रुपए में अपना घर चला रहा था पहले, उसी इंसान को अब 10,000 रुपए में अपना घर चलाना है। क्या वो चला सकता है?
नहीं चला सकता, क्योंकि एक लाइफ स्टाइल आप यदि जीते आ रहे हो ना, उसी लाइफ स्टाइल को फिर मेंटेन करना आपकी मजबूरी हो जाती है। यदि आपने घर पे बाइक खरीद ली है, तो अब आगे आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आप उस बाइक को छोड़ दो, अलविदा कर दो और आज से पैदल जाना शुरू कर दो, नहीं होगा आपसे। और उसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने की वजह से आप और कर्जा लेने लग जाते हो और आपके ऊपर ब्याज और बढ़ने लग जाता है। अब आपकी जो कमाई है वो लिमिटेड है, लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो अनलिमिटेड होते जा रहे हैं, और आपकी जो कमाई है उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है वो केवल ब्याज के अंदर जा रहा है। यहाँ से ये शुरुआत हो गई। अब शुरुआत कहाँ से हुई थी? याद करो वो दिन आज से 10-15 साल वाले, जब आप 30,000 रुपये महीने के कमा रहे थे और रोज़ उनको उड़ाए जा रहे थे। आप 1 रुपया भी सेविंग का नहीं कर रहे थे। यदि आपने उस समय सेविंग करी होती, 2 रुपये जोड़े होते, तो शायद वो 2 रुपये आपके पास उस वक़्त होते जब आपने अपने बच्चे की शादी करी, और उस वक़्त आपके पास वो पैसे होते तो आपको कर्ज़ा लेना नहीं पड़ता। और कर्ज़ा यदि आप 10 लाख रुपए का नहीं लेते, तो 20,000 रुपये महीने का जो ब्याज लग रहा है वो आपको नहीं देना पड़ता। ब्याज भी नहीं देना पड़ता और जो मूल रकम है वो भी नहीं देनी पड़ती। तो आपकी 40,000 रुपये की तनख्वाह में से 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये जो बड़ा पोर्शन ब्याज में और मूल रकम में जा रहा था, वो आज नहीं जाता। वो 40,000 रुपये सेफ के सेफ आज बचते और आप अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से जी रहे होते। तो एक छोटी सी सेविंग ना करने की वजह से आप गरीबी की ज़िंदगी जीने लग जाते हो। अब बात करता हूँ मैं दूसरे पॉइंट की। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि यार हम तो सेविंग करते हैं, और जो मेरा दोस्त था वो भी यही बोलता था मुझे, यार मैं तो सेविंग करता हूँ, यार मैं 30,000 रुपये महीने के कमाता हूँ और उसमें से मैं 4-5 हज़ार रुपये हर महीने घर पे बचा के रखता हूँ। तो यहीं से दूसरा पॉइंट शुरू हो जाता है, नो इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग सेविंग तो कर लेते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते। सेविंग करना और इन्वेस्ट करना ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। सेविंग करने का मतलब होता है कि जैसे आपकी तनख्वाह 30,000 रुपये है और 30,000 रुपये की तनख्वाह में से आपने कैसे भी करके 5,000 रुपये बचा लिए, तो उसको साइड में रख दिया, उसको खर्च नहीं करा और घर पे रख दिया। ये तो हो गई सेविंग, जो हर इंसान करता है। लेकिन एक होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो होता है जब उस बचाए हुए, उस सेविंग करे हुए पैसे को आप ऐसी जगह पे लगाते हो जहाँ से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिले। उस पैसे को यदि आप किसी धंधे में लगा देते हो तो वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। उस पैसे को आप बैंक में रख देते हो तो वहाँ से आपको ब्याज मिलता है। आप अपने किसी यार दोस्त को वो पैसा ब्याज पे दे देते हो तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिल जाता है। तो यदि आप उस पैसे को कहीं न कहीं पे लगा देते हो जहाँ से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिले, तो इसको ही बोलते हैं इन्वेस्ट करना। तो पहली आदत जो थी वो थी सेविंग करना। तो पहले तो सेविंग करने की आदत डालो। हर महीने जो पैसा कमा रहे हो उसमें से कुछ पैसा बचाओ, और फिर जो पैसा बच रहा है आपके घर पे, उस पैसे को फिर कहीं न कहीं इन्वेस्ट करो। तो बहुत सारे एक लोग ऐसे मिल जाएँगे, या जो मेरा दोस्त था वो भी मुझे यही बोला कि यार मैं पैसे बचाता हूँ, मैं सेविंग भी करता हूँ और मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ। मैं जो पैसे बचाता हूँ वो घर पे नहीं रखता, मैं बैंक में डाल देता हूँ और बैंक से मुझे ब्याज भी मिलता है। और बहुत सारे आप में भी ऐसे लोग होंगे जो सेम बात मुझे बोलने वाले हो कि हम सेविंग भी करते हैं और हम इन्वेस्ट भी करते हैं। और यहीं से शुरू हो जाता है तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है? रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। अब रॉन्ग इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हो गया कि आपको पता ही नहीं है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, कौन सी जगह इन्वेस्ट करना है, कितना ब्याज मिलेगा वहाँ पर। उन सब चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हो और आप ले जाकर पैसा बैंक में डाल देते हो, आप ले जाकर पैसा अपने दोस्त को दे देते हो। तो एक सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनना ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट था नो सेविंग, तो पहले सेविंग करना सीखो। दूसरा पॉइंट था नो इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट करना सीखो। और तीसरा पॉइंट है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, तो सही इन्वेस्टमेंट करना सीखो। तो सही इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो सही इन्वेस्टमेंट में केवल और केवल 2 चीज़ें देखी जाती हैं। पहले तो देखा जाता है कि रिटर्न क्या मिल रहा है, और दूसरी चीज़ देखी जाती है रिस्क क्या मिल रहा है। मतलब आपके पैसे डूबने के कितने चांस हैं और आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो कितना मिलेगा। तो अक्सर दुनिया में यदि देखा जाए
तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है वहाँ पे रिस्क मतलब आपके पैसे डूबने का चांस भी सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे कम रिस्क हो और सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले। तो बैंक देखा जाए तो बढ़िया ऑप्शन है जहाँ पे रिस्क नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ पे रिटर्न कम मिलता है। तो इससे फिर अच्छा ऑप्शन देखोगे तो आपको गोल्ड दिख जाएगा। गोल्ड में रिस्क नहीं होता है और थोड़ा-सा ब्याज ज़्यादा मिलता है। जैसे बैंक में 6 साढ़े 6% का ब्याज मिलता है, तो फिर आपको गोल्ड में लगभग 8-9% 10% तक का ब्याज मिल जाता है। लेकिन इससे अच्छे भी और ऑप्शन हो सकते हैं। तो जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आपको 12% से 20% के बीच की रेंज में आपको ब्याज मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट सही चुनना ये सबसे बड़ी बात है, तो सही इन्वेस्टमेंट चुनो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे देश में एक महँगाई नाम की भी चीज़ होती है। अब महँगाई क्या होती है कि हर साल हमारी जो चीज़ें हैं, उनकी रेट बढ़ती जाती है। आज जो बाइक लाख रुपए में आती है, आने वाले 10 साल बाद में, 12 साल बाद में वही बाइक 2 लाख रुपए में आने लग जाएगी। तो हर साल हमारी जो महँगाई है वो 6-7% के हिसाब से बढ़ती है। तो आप यदि 6-7% में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे, तो फिर आप केवल और केवल महँगाई के साथ चल रहे हो। आपने एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं कमाया, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पैसा आप कमाओगे उसी हिसाब से हमारी महँगाई बढ़ती जाएगी। तो आपका पैसा तो केवल महँगाई में चला जाएगा। तो एक्स्ट्रा पैसा कमाना उसको बोलते हैं कि जो भी हमारी महँगाई है, उससे ज़्यादा रिटर्न हमें मिले। तो 6-7% हमारी महँगाई है और बैंक में हमें 6-7% का ब्याज मिलता है, तो वहाँ पे हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। तो हमेशा 7% से ज़्यादा रिटर्न जहाँ पर मिले, वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो सही इन्वेस्टमेंट करना भी चुनना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रख लेते हो और इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखकर आगे आने वाली ज़िंदगी को जीते हो, तो आप यकीन मानिएगा आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आ जाता है आपके लिए एक बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट क्या है? तो देखो जो अपना देश है ना, उसमें आपने सुना होगा कि हर साल फरवरी के महीने में देश का बजट आता है। अब बजट का मतलब क्या होता है? ये देश आगे आने वाले साल में क्या-क्या खर्चा करेगा, उसका पूरा फ़ॉर्मूला लेकर आता है कि मैं इतने पैसे यहाँ पे खर्च करूँगा, इतने पैसे यहाँ पे खर्च करूँगा या मेरे इतने पैसे यहाँ पे खर्च होने वाले हैं, इतने पैसे यहाँ पर खर्च होने वाले हैं और कहाँ-कहाँ से मैं ये पैसे लेकर आऊँगा। वो सारा सब कुछ वो लेखा-जोखा बनाकर लाते हैं और संसद में रखते हैं और उसी हिसाब से फिर वो पूरे साल चलते हैं। तो आपको भी उसी तरह से अपना एक बजट बनाकर चलना चाहिए। जैसे आपकी तनख्वाह 30,000 रुपए है, तो आपको पता है कि 30,000 रुपए में ही आपको अपनी पूरी ज़िंदगी जीनी है, ठीक है? तो 30-30 हज़ार रुपए से आप देखें तो 12 महीने में 3,60,000 रुपए आपके पास जुड़ जाते हैं। अब 3,60,000 रुपए आपके पास जुड़ जाते हैं, अब आप कैलकुलेट करो इस पूरे साल में मुझे कौन-कौन से खर्चे आने वाले हैं और इसी के साथ जो आने वाले 10-20 साल हैं, उसमें जो बड़े-बड़े खर्चे हैं जैसे शादी हो गई या बच्चों की एजुकेशन हो गई या हमारे बुढ़ापे की जो प्रॉब्लम हो गई, मेडिसिन वगैरह हो गई, इन सब में भी कितना-कितना खर्चा निकलने वाला है। तो अपनी सैलरी का कुछ पैसा तो उन चीज़ों के लिए जोड़ो जो फ्यूचर में खर्च होने वाले हैं और कुछ पैसा उन चीज़ों के लिए जोड़ो जो आने वाले समय में खर्च होंगे, महीने 2 महीने में या साल भर में। तो जब इस तरह से आप अपना बजट बनाकर चलोगे, तो आपको पहले से सारी चीज़ें पता होंगी, क्या ये मैं खर्चा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ, ये बाइक मैं खरीद सकता हूँ, इतना पैसा मेरे पास है। ये कार मैं खरीद सकता हूँ, इतना पैसा मेरे पास है। हाँ, मैं ये मकान अब बना सकता हूँ, इतना पैसा मेरे पास है। नहीं यार, ये मकान मैं अब नहीं बना सकता, आज से 2 साल बाद में बनाऊँगा, तो शायद मेरी लाइफ सही तरीके से चलेगी। तो ये सब डिसीज़न आप तब ले पाओगे जब आप अपना बजट बना कर चलोगे। आप अपने हर खर्चे को लिखोगे। तो जब ये सारी चीज़ें आप करोगे, ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखोगे और ये बात जो बोनस में मैंने आपको बताई है, ये बात आप ध्यान में रखोगे, इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में उतारोगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी है वो बहुत ही शानदार गुजरने वाली है। तो गरीब आदमी गरीब क्यों रह जाता है, वो भी मैंने बता दिया और गरीब आदमी अमीर कैसे बन सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सब कुछ आपके हाथ में है कि आप इस वीडियो को देखकर केवल छोड़ने वाले हो या फिर इस वीडियो को देखकर इसमें जो बताया गया है वो अपनाने वाले हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये और भी लोगों को शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने पर मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, चलते हैं।